हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी बचपन से कि न्यूटन थे, उन्होंने देखा एप्पल है, ऊपर से गिरा सेब है, तो उनके दिमाग में ये आया कि यहाँ पर अर्थ अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है। हालांकि वो स्टोरी गलत है, वो सिर्फ सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, लेकिन एक आइडिया अपने दिमाग में आता है ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन में क्या होता है कि एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्यों अट्रैक्ट करता है, क्या उसने रीजन क्या है, फोर्स क्या है, कितना लगेगा, और जो फोर्स है वो फील्ड के अंदर होता है, तो फील्ड के बारे में बात करनी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करता हूं वन बाय वन। आइए देखते हैं। तो आइए ग्रेविटेशन की शुरुआत करें। ग्रेविटेशन में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ग्रेविटेशन को मोटे तौर पे दो पार्ट में डिवाइड कर ले। कौन कौन से? ग्रेविटेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर ले। एक पार्ट ग्रेविटेशन का जो है वो कौन सा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। एक पार्ट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और दूसरा पार्ट होता है ग्रेविटी। सेकेंड पार्ट इज ग्रेविटी। ओके, पहला पार्ट क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, और दूसरा पार्ट क्या होता है? ग्रेविटी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का डिफरेंस क्या है मैं आपको पहले समझाता हूं। जैसा मैंने अभी बोला कि न्यूटन का जो स्टोरी लाइन है कि वहां पर एप्पल गिरा और अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूटन के पहले से लोगों को पता था कि अर्थ अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है, ये पहले से पता था, वो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, पता क्या नहीं था? पता क्या नहीं था? वो ये नहीं पता था एनी टू मासेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन के पहले, बिफोर न्यूटन, ये कोई नहीं सोचता था कि कोई भी दो मास है, कोई भी दो मास है। ये देखो, ये मास m1 है और इसके सामने ये कोई दूसरा मास रखा है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं F12, और ये कौन सा होता है? F21। ये कोई नहीं जानता था। क्लियर हो रहा है? ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फॉर एनी मास, फॉर एनी मास, ये आप किसी भी मास में लगा करके बोल सकते हो। और ग्रेविटी क्या होता है? ये वर्ड तब यूज करते हैं फॉर प्लैनेट्स, फॉर प्लैनेट्स, स्पेशली अर्थ के लिए, अर्थ के लिए स्पेशली वर्ड यूज करते हैं। फिर स्टार्स एंड अदर बॉडीज, इस टाइप की अदर बॉडीज के लिए, स्टार है, प्लेनेट है, इन सब में हम क्या यूज करते हैं? इन सब में हम लोग यूज करते हैं क्या बताइए? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वर्ड का जो यूज किया जाता है वो इन सब में किया जाता है। और ग्रेविटेशन वर्ड का यूज कहां करते हैं? फॉर एनी जनरल मास। ये हमारा किसी भी जनरल मास के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी मास हो सकता है, एक m1 एक m2। क्लियर? यहां पर देखो दो नाम हो गए। एक नाम कौन सा है? F12। F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन m1 और ड्यू टू 2। क्लियर? और F21 क्या हो गया? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो m2 और ड्यू टू m1। ठीक? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है? इन्होंने कहा था, न्यूटन ने, कि जो F12 होता है वो माइनस F21 के बराबर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता है, और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर F बराबर G और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F का फॉर्मूला क्या है? G और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? F इक्वल्स टू क्या है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये न्यूटन्स लॉ है ऑफ
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ है और वो किसी भी मास में लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप अर्थ में लगाओ, आपका जो मन करे, अर्थ सन में लगाओ, अर्थ मून में लगाओ, जहां लगाना हो। लेकिन ग्रेविटी वर्ड स्पेशली तब लगता है जब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, स्टार्स की या हेवनली बॉडीज की। तो ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने नहीं की थी, ग्रेविटी की डिस्कवरी न्यूटन ने नहीं की थी, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। न्यूटन के पहले से लोगों को पता था कि अर्थ अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करता है। लोग तो यहां तक मानते थे कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो अर्थ है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। और जिस बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया होगा जियोसेंट्रिक थ्योरी का, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अर्थ के चारों तरफ सारी चीजें घूम रही हैं। इसका मतलब उसको पता था कि अर्थ अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो ये कहना गलत है कि अर्थ अट्रैक्ट करती है, तो ये न्यूटन ने खोजा था, नहीं। न्यूटन की डिस्कवरी वाज दैट एनी टू मासेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उसका फॉर्मूला क्या हो गया, F इक्वल्स टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जी क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कौन सा होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, अब ये देखिए, यहां पर कोई भी दो मास हो सकते हैं, एनी टू मासेस। जैसे यहां पर आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये देख आपने एक ट्रायंगल बनाया, सारे मास इक्वल हैं, देखो ये भी एम, ये भी एम, ये भी एम, आर आर आर, ये दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों वर्टेक्स पर आपने मास रखे। क्या पूछ रहा है, फाइंड फोर्स ऑन ए। फोर्स पूछ रहा है ए के ऊपर कितना है, व्हाट इज फोर्स ऑन ए। ए मतलब ऊपर वाला मास। अब इस पर कितना फोर्स होगा, तो सबसे पहले तो ये देखो कौन कौन फोर्स लगाएगा, हु विल अप्लाई द फोर्स, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कौन करेगा। ठीक, अब ये देखो, जैसे यहां पर देखा जाए तो ये एक फोर्स तो इधर लगेगा, ये कौन लगाएगा, ये लगाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक, और एक फोर्स कौन लगाएगा, ये लगाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। क्यों भाई, दो फोर्स लगाएंगे, कौन कौन से, एक फोर्स लगाएगा ए ऑन बी, ए ड्यू टू बी, और एक लगाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब ये देखो, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। क्लियर, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। अब ये देखो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ये कौन है, एफ ए बी का स्क्वायर, एफ यहां पर क्या आएगा बताओ, ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी और एफ ए सी और कॉस 60। क्लियर, यही तो होगा कि नहीं। अब ये देखो, ये दोनों का रिजल्टेंट ये बीच में जा रहा है, ये दोनों का रिजल्टेंट कहां जा रहा है, बीच में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब ये देखो यहां से अगर हम देखें तो एफ ए बी एफ ए सी इक्वल है, कितना है, एफ ए बी और एफ ए सी, ये दोनों ये आएंगे जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देख रहे हो, इधर से भी डिस्टेंस आर, इधर से भी आर। क्लियर है, जब डिस्टेंस इक्वल है, मासेस इक्वल है, तो फोर्स भी इक्वल है। तो यहां से रिजल्टेंट फोर्स क्या मिला, अंडर रूट ऑफ, ये आ गया जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, और ये देखो दो बार आया प्लस, यहां पर क्या मिला भाई, देखो जितना ये था उतना ये था, और प्लस 2, ये भी कितना आ रहा है, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया, होल आर स्क्वायर, और ये 1/2, 2 कट गया। अब ये देखो यहां पर 2 है और यहां पर 1 है तो 3 आएगा। तो F इक्वल्स टू कितना मिला, ये मिला जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और साथ में √3। आया कि नहीं है ये वैल्यू।
ठीक, सबसे पहला काम क्या किया आपने, इंडिविजुअल फोर्सेस की डायरेक्शन देख ली। अच्छा, आपको अगर ये नाम लिखने में कठिन लग रहा हो, टफ लग रहा हो, तो इसको F1 लिख लो, इसको F2 लिख लो, कौन मना कर रहा है भाई, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पूरा नाम मैंने आपको बताया भाई, मेरा काम पूरा बताना है, आप उसको अपने हिसाब से आसान बना लो। ये वाला कौन सा हो गया, F1 हो गया, ये वाला कौन हो गया, F2 हो गया। देखो, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज करोगे तो वो चीज आपको टफ लगेगी, अगर वही आसानी से करोगे तो आसान लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग अपने नाम लेते हैं कॉमन, आसान लगते हैं, अभी कोई फॉरेन का नाम ले, अजीब सा नाम लगेगा, लगेगा टफ है, बट दे आर द सेम पर्सन, वो आदमी भी सेम है, पर्सन सेम है, तो एक डिफरेंस लगता है बिकॉज ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी को फिजिक्स में हम लोग इजी अपने हिसाब से बना लेते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फिजिक्स में सिंबल्स की कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिजिक्स में हम लोग कुछ भी सिंबल नॉर्मली यूज कर लेते हैं। ठीक, अब आगे आइए नेक्स्ट, यहां पर इसी से देखना कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखो क्या बनता है कि जैसे यहां पर ये तीनों जो मास हैं ये सर्किल में घूम रहे हैं, ये देखो मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया। अब ये तीनों जो मास हैं, ऑल द थ्री मासेस, ऑल द थ्री मासेस आर revolving in the circle under gravitational force, under gravitational force, find velocity of each the mass। क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना। ये तीनों के तीनों मास ये घूम रहे हैं, सर्किल में घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखो, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं, ये ऐसे घूम रहा है, तो बिकॉज ऑफ क्या घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ। ये देखो, अब यहां पर हमको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये सारे के सारे इस सेंटर के चारों तरफ घूम रहे होंगे, दे विल बी रिवॉल्विंग अबाउट दिस सेंटर, ये ट्रायंगल का सेंटर है। सपोज ये डिस्टेंस x, ये भी x, तो ये भी x, हर तरफ से कितनी डिस्टेंस होगी बताओ, x होगी कि नहीं। तो यहां क्या होगा, ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आएगा mv²/x। तो क्या मिला, ये आएगा mv²/x और g m²√3 अपॉन r², यही तो वैल्यू आएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये देखो यहां पर क्या मिला, एक m कैंसिल, ठीक, v² अपॉन x, तो gm√3 अपॉन r²। ठीक, यहां से एक इक्वेशन बना ली कि हमें v निकालना था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को टोटल फोर्स के इक्वल कर दिया कि नहीं। अब जरा मजेदार बात देखो, यहां पर x कैसे निकालते हैं, इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये एंगल कितने डिग्री 30, ये कितना r/2। अब लगा दो यहां से, ये देख रहे हो ये तुम्हारा r/2 है, ये 30 है, तो यहां से क्या लगा दोगे, यहां से लगा दो आप cos, क्या लगा दो, cos लगा दो, तो ये देखो ये आएगा cos 30 इज इक्वल टू कितना, ये आया r/2 अपॉन x, तो ये कितना √3/2 r अपॉन 2x, 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू r अपॉन √3 आ गया। अब ये उठा करके यहां रख दो, क्या मिला v², ये कितना मिला r अपॉन √3 और ये कितना मिला gm√3 अपॉन r², r कैंसिल, क्लियर, √3 से √3 कैंसिल, तो यहां से v कितना मिला √of gm अपॉन r। क्यों भाई, v का क्या फॉर्मूला है, √of gm अपॉन r, ये हमारी वेलोसिटी आ गई कि नहीं, तो v का क्या फॉर्मूला है √of gm अपॉन r आ जाएगा। क्लियर, तो यहां पर क्या हो रहा है कि मेरे कहने का कुल मिलाकर के मतलब है कि जो वेलोसिटी हो गई, द वेलोसिटी इज √of gm अपॉन r, ये वैल्यू है। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या सिंपल तरीका, सबसे पहले किसी एक पर फोर्स निकाल लिया और इक्वल टू किसके कर दिया बताओ, mv²/r के कर दिया कि नहीं कर दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसका, न्यूटन का,
किसी भी मास में लगा सकते हैं। जैसे ये देखो, ये दो मासेस हैं, एक मास यहां पर m और एक मास मान लीजिए 2m, ठीक। अब ये r डिस्टेंस पर है, ये कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों के दोनों सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं। इनका देखो सेंटर ऑफ मास यहां होगा, याद करो हम लोगों ने डिराइव किया था, ये r/3 और ये कितना है 2r/3। दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, ये 2m है तो ये r/3 और ये कितने पर है 2r/3। अब क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। तो इनकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ मासेस, velocity of masses if both are revolving around center of mass। ये दोनों के दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड सेंटर ऑफ मास। ये हमारे सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। देखना कैसे कैसे रिवॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो, इसकी रेडियस कम होगी तो ये केवल इतने में घूमेगा ये, और इसकी रेडियस थोड़ा बड़ी होगी दूसरे की, इसकी रेडियस थोड़ा बड़ी होगी, ये बड़ी रेडियस में घूम रहा होगा कि नहीं, ऐसे ये देखो घूम रहा होगा। क्यों, ये दोनों के दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं, और बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। आपने देखा होगा कई बार एक गेम खेलते हैं बच्चे, दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों खींचते हैं, तो ये एक बार घूमने लग गए तो फिर ये घूमते रहते हैं। तो जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स होता है, अगर उसको हम लोग एक बार क्या कर दें, टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दें, तो फिर वो मोशन करता रहता है। तो वही तो यहाँ हो रहा है। ये देखो, सबसे पहले ये जो फोर्स लग रहा है ये कितना लग रहा है, G इंटू 2m² अपॉन r² लग रहा है। जितना इस पर लगेगा उतना इस पर लगेगा। अब ये देखो, ये जो घूम रहा है इसकी रेडियस कितनी है बताओ, इसकी रेडियस तुम्हारी 2r/3 है। तो अगर पहले वाले मास के लिए लें तो mv1² अपॉन r की जगह क्या होगा 2r/3, और ये कितना होगा 2m² अपॉन r²। क्लियर, ये आपका mv²/r था, तो ये कितना हो गया 2r/3 हो गया। क्यों, अब ये देखो, एक m से एक m कैंसिल और r से एक r कैंसिल, तो v1² कितना हो गया, ये ऊपर आ गया, तो 4/3 gm अपॉन r, तो v1 कितना हो गया √4/3 और gm अपॉन r। इतनी वेलोसिटी हो गई कि नहीं हो गई, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। ये तो दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग। तो मैंने एक का निकाल के दिखाया, क्या दिखाया भाई, इसका मास कितना है m, फोर्स अंदर की तरफ लगा, कितना फोर्स लगा ये देखो 2m² अपॉन r²। अब अगर फर्स्ट वाली बॉडी को लोगे तो क्या होगा, v1 कितना 4/3 gm अपॉन r। सेकेंड वाली बॉडी को लो, सेकेंड वाली बॉडी का देखना, उसका तो हो गया पहले का, ये आपकी बॉडी कितने मास की थी m, और ये वाली बॉडी कितने मास की बताओ 2m। अब ये देखो, ये r/3 रेडियस में घूम रही है, ये ऐसे सर्किल बनेगा, ये सर्किल इसका अलग बनेगा, उसका अलग बनेगा। अब यहां पर क्या करोगे भाई, यहां पर जो है, यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ये कितना लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इसमें, ये फोर्स लगा देखो कितना G और 2m का स्क्वायर। क्यों भाई, ये तुम्हारा m हो गया और एक हो गया तुम्हारा 2m, तो कितना हो गया G इंटू 2m का स्क्वायर अपॉन वो देखो लिखा है r² इक्वल्स टू कितना हो गया 2m अपॉन ये कितना हो गया r/3 का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया।
अब ये देखो एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, ठीक, सॉल्व कर लेंगे यहां से, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं, तो ये आपकी सेकेंड मास की वेलोसिटी हो गई, और वो वाला किसका था, फर्स्ट मास की वेलोसिटी हो गई, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन वेलोसिटी वाले आ जाते हैं, ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये ऐसे घूम रहा होगा, ये वाला तो ऐसे घूम ही रहा था, ये वाला देखो ऐसे घूम रहा है, ठीक, इसलिए मैंने इसको दोबारा बनाया। चलिए, तो ये हमने वेलोसिटी निकालना सीख लिया। अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें बड़ा फेमस है क्वेश्चन। देखो क्या है कि एक स्क्वायर है, ये देखो एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में क्या है, एक मास यहां, एक मास यहां, एक मास यहां, एक मास यहां, इस तरीके से ये स्क्वायर आपके दिए हुए हैं। अब ये पूछ रहा है कि किसी एक मास पर फोर्स बताओ, ये एम, ये एम, ये एम, और ये देखो एम, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। अब इसने पूछा फोर्स ऑन ए बताओ कितना है, ठीक, और ये पूरा स्क्वायर है, और सारे जो हैं आपके डिस्टेंसेस आर हैं। अब ये पूछ रहा है ए पर फोर्स बताओ, तो यहां करेंगे क्या, एक फोर्स देखो इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। जिस भी मास पर फोर्स निकालना है पहले आप प्रॉपर डायरेक्शन के साथ ले लो, ले लिया, ये देखो इसका नाम क्या है, एफ ए बी हो गया, इसका नाम क्या हो गया, एफ ए डी, ये देखो इसका नाम क्या हो गया इधर, इसका नाम हो गया एफ ए सी। क्यों भाई, यही तो है। तो अगर हमको फोर्स ए पर निकालना है तो ये क्या होगा, एफ ए बी, एफ ए सी और एफ ए डी, यही तो होगा, एफ ए बी, एफ ए सी और एफ ए डी। आएगा कि नहीं आएगा, देखो एक बार में तीनों का सम नहीं निकलता है, लेकिन लिखा जाता है, परंपरा है। क्या परंपरा है कि भाई ए बी, ए सी, ए डी तीनों को हमें करना है, ऐसी परंपरा लिखने की होती है, तो हमने लिख दिया। लेकिन जरा ध्यान से समझिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो ये जो ए बी है और ये जो कौन है, ए डी है, बात को आप समझो, ए बी और ए डी, क्यों ए बी और ए डी, अगर मैं ए बी और ए डी की बात करूं तो यहां पर क्या हुआ बेटा, सबसे पहले ये तीन है, तो तीन का एक साथ तो निकलेगा नहीं, पहले आप दो का निकालिए, किन का, एफ ए बी का, एफ ए डी का, देख रहे हो, ये एफ ए बी, एफ ए डी, इन दोनों का निकालो, इसका किसका, इसका और इसका, दोनों का रिजल्टेंट ये जाएगा। एक काम कर लो, यहां पे लेट कर लो कि जो एफ ए बी है और एफ ए डी है, इनका जो रिजल्टेंट है ये हमारा एफ डैश है। क्यों भाई, एफ ए बी और एफ ए डी हमारा कितना है, एफ डैश है। अब ये देखो एफ ए बी कितना, एफ ए डी कितना, दोनों सेम है, और दोनों की वैल्यू कितनी, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक। एक बात और देखो, यहां पर कितने डिग्री का एंगल है, 90, अगर 90 डिग्री का एंगल है तो एफ डैश कितना, अंडर रूट ऑफ एफ ए बी का स्क्वायर और एफ ए डी का स्क्वायर, तो ये क्या मिला, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रूट 2 हो गया कि नहीं। ये हमारी वैल्यू क्या हो गई बताओ, ये हमारी वैल्यू एफ डैश की हो गई, ठीक। अब देख रहे हो यहां पर इनका रिजल्टेंट इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश बीच में आया, दोनों का रिजल्टेंट कहां आया, एफ डैश बीच में आया। अब एक काम करो, अगर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो ये क्या होगा, एफ डैश प्लस एफ ए सी, आ गया, एफ डैश प्लस एफ ए सी, तो यहां क्या करोगे, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रूट 2 प्लस, अब जरा बताओ एफ ए सी कितना है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चा, आर रूट 2, तो जब एफ ए सी निकालोगे तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर रूट 2 का स्क्वायर, या इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 2r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आर रूट 2 लिखा है ना, तो आर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2r स्क्वायर, तो ये कितना मिला,
ये मिल गया जी एम स्क्वायर अपॉन, और ये कितना हो गया 2r², कॉमन ले लो तो यहाँ से f कितना हो गया जी एम स्क्वायर अपॉन r², और √2 प्लस 1/2, इतना फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? जी एम स्क्वायर अपॉन r², और कितना है √2 प्लस 1/2 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है किसका? ये कॉन्सेप्ट है स्क्वायर का। 3 फोर्सेस आ गए कि नहीं आ गए? और 3 में रिजल्टेंट एक साथ नहीं निकलेगा। क्लियर है कि नहीं? 3 में रिजल्टेंट एक साथ नहीं निकलेगा। तो ये तो बात हो गई न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार फिर मैं याद दिला दूं क्या, कि न्यूटन का जो लॉ यूनिवर्सल है ये किसी भी मास के लिए लगा सकते हैं, याद रहेगा, फॉर एनी मास, किसी भी मास के लिए लगा सकते हैं। वो मास स्पेस का है तो भी लगा सकते हैं, है ना, जनरल मास है, हम 2 लोग बैठे हैं तो भी फोर्स लग रहा है। अब वो अलग बात है कि बहुत छोटा होता है। अच्छा, ये जो जी है वैसे तो ये कांस्टेंट दिया रहता है, लेकिन आप चाहें तो याद भी कर दें 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन और kg स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है, लेकिन जनरली दिया जाता है, जी आपको दिया जाएगा। दूसरी एक बात और, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। जितने भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, जितने भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे जो फोर्स होते हैं, बताइए, जितने फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं वो सारे के सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, दैट इज ऑफ कंजर्वेटिव इन नेचर। ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीख लिया, ग्रेविटेशन का बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट किया, वेलोसिटी निकालना सीख लिया। ध्यान रखिएगा कैसे करना, मैंने आपको तरीका बताया, कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है करते समय। ठीक, ओके। बाकी इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ग्रेविटी में कैसे न्यूटन्स लॉ को यूज करना है, ये देखना है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? आज हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा और उसका फॉर्मूला न्यूटन का पढ़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच।